नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां योगी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन अभियान चलाया है। इस ऑपरेशन अभियान में किन किन सुरक्षा एजेंसियों को शामिल किया गया, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी जीत हासिल किया है। योगी सरकार ने अभियान चलाकर जहां टेरर फंडिंग करने वालों को दबोचा, वहीं पनाहगारों को भी नहीं बख्शा है। इसके अलावा योगी सरकार ने आतंकवाद की कमर भी तोड़कर रख दी। अभियान के तहत रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो भारत में अवैध रूप से प्रवास कर रहे थे। दरअसल यूपी में 2017 के पहले लगातार आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिल रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीरता से लिया और एक अभियान चलाया। अभियान के तहत 142 स्लीपिंग मॉड्यूल को गिरफ्तार किया गया। एक स्लीपिंग मॉड्यूल को ढेर भी किया जा चुका है। एक तरफ जहां 131 पनाहगारों को भी गिरफ्तार किया गया, तो 173 रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अगर बात करें टेरर फंडिंग करने वालों की, तो 11 टेरर फंडिंग करने वालों को भी योगी सरकार और योगी की पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिस तरह से योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर देश भर में यूपी को नंबर 1 किया, वहीं आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाकर एक नंबर पर होने की बड़ी कोशिश भी की है। फिलहाल जिस तरह से आतंकी गतिविधियों पर विराम सा लगा है यूपी में, अब आने वाले दिनों में कहीं न कहीं योगी सरकार पर बड़ा भरोसा भी आम जनता करती दिख रही है। सहयोगी इसराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। क्या कुछ मास्टर प्लान तैयार किया है, बता रहे हमारे संवाददाता। समाजवादी पार्टी ने 27 के रण को लेकर फुल प्रूफ मास्टर प्लान तैयार किया है। 27 के रण में कोई खामियां न रह जाए, इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जहां बैठक पर बैठक कर रहे हैं, वहीं नेताओं को भी निर्देश दिया है कि वह बूथ स्तर पर सक्रियता दिखाएं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी चुनाव के 6 महीने पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। प्रत्याशी उन्हीं को चुना जाएगा जो सक्रिय होंगे, जिताऊ होंगे और टिकाऊ होंगे। दरअसल 27 के रण को लेकर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बसपा पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली, 37 सीटों पर कब्जा हुआ, लेकिन बीजेपी ने उपचुनाव में बाजी मार ली। इसको लेकर समाजवादी पार्टी की टेंशन भी बढ़ती देखी गई, जिसे देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्लान में बदलाव किया। समाजवादी पार्टी 27 के रण में पीडीए फार्मूले पर चुनाव लड़ेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि उनके नेता और कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं, पीडीए पर्चा घर घर तक पहुंचाया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी ने यह प्लान बनाया है कि चुनाव के 6 महीने पहले ही पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। इसमें खास और अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि नेता एक दूसरे की शिकायत न करें, वह जनता के बीच जाकर पार्टी की साख बनाए। फिलहाल जो प्लान है, जो तैयारी है, जो फार्मूला है, 27 के रण में कितना कामयाब होता है यह समय ही बताएगा, क्योंकि सामने बीजेपी और बीएसपी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए कांटों भरी राह बिछाएगी। ऐसे में 27 का रण भी काफी दिलचस्प होता दिख रहा है। सहयोगी इसराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में बर्ड फ्लू के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे आप बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, उसके खतरे को देखते हुए एक समीक्षा बैठक करी। इस दौरान उनके साथ इस बैठक में वन विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी व मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आदेशित करते हुए कहा कि जिस भी जिले में मछली पालन, पोल्ट्री फार्म है या गौ आश्रित केंद्र है, वहां पर अधिकारी स्वयं विजिट करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वहां काम करने वाले कर्मचारी पीपीई किट का उपयोग करेंगे। साथ ही समय समय पर इन्हें सैनिटाइजेशन कराया जाएगा और ज़रूरत पड़ती है तो पशुओं के आहार में भी बदलाव किया जाएगा। और जिन जिलों में जू हैं वो वहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो कानपुर हो। जहां पर जू हैं वहां के डायरेक्टर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वहां काम करने वाले कर्मचारी पीपीई किट का उपयोग करेंगे। समय समय पर जू में मौजूद जानवरों का प्रशिक्षण करवाया जाएगा, डॉक्टरी प्रशिक्षण होगा और इसके साथ ही उनके आहार में यदि ज़रूरत है तो बदलाव किया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू फैलने न पाए। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस आरोपों पर बीजेपी पलटवार कर रही है। क्या कुछ पलटवार किया जा रहा है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से सेना के शौर्य की गाथा इसमें पढ़ी जा रही है, लोग गर्व महसूस कर रहे हैं भारतीय सेना पर, उसके बाद बीजेपी ने अपनी तिरंगा यात्रा निकालने की पहल शुरू करी है। इस तिरंगा यात्रा को लेकर सियासत भी खूब होने लगी है। विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा सेना के शौर्य को भी अपना श्रेय हासिल करना चाहती है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजनीति यहाँ पर हो रही है, ऐसे में अब नया रंग ये पूरी विजय गाथा लेते हुए नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए इस तरीके के आरोप या सवाल खड़े करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। जबकि ये कहा जा सकता है कि सेना ने जिस तरीके से अपना पराक्रम दिखाया है, जो अपना विजय अभियान यहाँ पर रखा है, विरोधियों को मात कर देने का काम उनकी तरफ से किया है, तो ऐसे में हर आदमी उन सेना के शौर्य पर गर्व महसूस कर रहा है, सेना को सलाम कर रहा है। लेकिन राजनीति कुछ और ही यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की सियासत भी भूचाल या उबाल लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और यहाँ पर सेना से जुड़ा हुआ बड़ा खास लगाव देखना ये होगा कि भाजपा किस तरीके से हैंडल कर पाती है। कैमरामैन सुनील साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जोरों पर चल रही है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आदेश जारी किए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। आपको बताते चले कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा इस समय जोरों पर चल रही है और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार हमने देखा कि जब चार धाम यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं और कई बार उनको निर्देश भी दे चुके हैं कि उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य की संबंधित हो या जल खाने पीने संबंधित हो। और लगातार देखा भी जा रहा है कि जो अधिकारी हैं या जो टीमें हैं जो चारधाम यात्रा में लगाई गई हैं, वो लगातार कहने के श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर की गई हैं। लेकिन वही देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की खबर कहने के चारधाम यात्रा की ले रहे हैं और यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही सुरक्षा की यदि बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सबसे पहले वो यात्रियों की सुरक्षा है, क्योंकि जिस तरह के जो अफवाहें लगातार उड़ती हुई नजर आती हैं कि हमले की या फिर किसी इस तरह की, उनसे बचने के लिए उसके लिए सुरक्षित यात्रियों करने के लिए भी तमाम तरह के इंतजाम उत्तराखंड के अंदर किए गए हैं। क्योंकि पहलगांव के हमले के बाद कहने के उत्तराखंड के अंदर अलर्ट जारी किया गया था और लगातार जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो टीमें वहां पर चार धाम यात्रा में लगाई गई हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा की जाए। और इसके साथ ही देखिएगा कि जिस तरह की दिक्कतों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ता है, चाहे वो जाम का जाम हो या फिर अन्य तरह की समस्या हो, तमाम समस्याओं को लेकर अलग अलग विभागों के अधिकारियों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनके तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जानी चाहिए। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान क्या कुछ रहा, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। भारत पाक सीमा पर सीज फायर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैन्य अधिकारियों और
एयरफोर्स के अधिकारियों जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया था उनसे मुलाकात की और सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री तकरीबन 1 घंटे तक वहां रुके और उन्होंने जो है अधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एयरबेस का मुआयना किया और उसकी तस्वीरें भी साझा की। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस को भारी क्षति पहुंचाई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया कि यहाँ पर ऐसी कोई क्षति नहीं हुई। आपको बता दें कि अगले ही दिन कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस बात का दावा किया था कि पाकिस्तान का ये जो दावा किया गया है ये पूरी तरह से झूठा है। आपको ये भी बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी सोमवार शाम को 8 बजे देश को संबोधन किया था, जिसके बाद उन्होंने देशवासियों को स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस आतंकवाद के मुद्दे पर वो पाकिस्तान से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर होने तक का बातचीत की और देशवासियों को पूरी जानकारी भी दी। BS गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। खबर बांदा से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है और दूसरा आरोपी फरार चल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से सामने आ रही है, जहां पर कल देर रात पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हम बता दें कि पूरा मामला जो है बांदा जनपद के गिरवा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर कल देर शाम चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा था, जिसमें ये सूचना मिल रही थी कि कहीं न कहीं इन संदिग्धों के द्वारा किसी न किसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से पुलिस ने जांच करने के बाद उन दोनों को हिरासत में लिया था, हिरासत में लेने के बाद उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा पुलिस से छूट करके भागने का प्रयास किया था, तभी जाकर के पुलिस ने उन दोनों पर हवाई फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति जो है के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया था। उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अगर बात करें पूरे घटनाक्रम की, तो पूरा घटनाक्रम ये है कि जो दो संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था चेकिंग के दौरान, उन लोगों के द्वारा बीते महीने के 12 तारीख को एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें व्यापारी पिता पुत्र को गोली मार करके लूटने का काम किया था उनके द्वारा। जिस तरह से पुलिस ने उन लोगों को जांच के दौरान पकड़ा था, जांच के दौरान उनके पास से लूट के जो जेवर है वो बरामद किए गए थे। उसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। और अगर बात करें जो 2 आरोपी थे, उनमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वहीं दूसरा मौके से फरार हो गया था। फिलहाल जो मौके से फरार हो गया था उसको लेकर के पुलिस ने जांच टीम गठित कर दी है। जांच टीम गठित करने के बाद सारी जो टीमें हैं वो उस फरार अपराधी को तलाश करने में लगी हुई है। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। खबर बस्ती से है, जहां रेप के आरोपी और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। बस्ती जनपद में एक ऐसी घटना घटी जो कि 4 वर्षीय मासूम के साथ एक युवक ने उसके साथ गलत काम किया, जो कि पूरी तरीके से दिल दहला देने वाली घटना थी, जो कि बस्ती जनपद के कटेश्वर पार्क के सामने जहाँ पर अपनी मां के साथ रात में सोई 4 वर्षीय मासूम, उसको एक युवक जो है उठा ले गया रात में और उसके साथ गलत काम किया, रेप किया और उसके बाद उसके ला करके उसके माँ सुला दी है। तो माँ अपनी बेटी को देखती है कि वो खून से लथपथ थी, तो माँ अपनी बेटी को लेकर के जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टरों ने उसके साथ बताया कि इसके साथ रेप हुआ। तो माँ ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन और वहीं बेटी की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसको गोरखपुर के लिए रेफ़र कर दिया, जिसको लेकर के पुलिस जाँच पड़ताल की और लगातार पुलिस कार्रवाई में जुटी रही। जहाँ पर आज जो है पुलिस मूड़ घाट के पास जो है युवक से मुठभेड़ के दौरान युवक को गिरफ्तार किया। और वहीं युवक के पैर में गोली लगी, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए लगातार जो ये देखा जाए कि जहां सरकार ये दावा है कि जहां बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन बस्ती जनपद में ऐसी घटना घटी जहां पर 4 वर्षीय मासूम बच्ची सुरक्षित नहीं हुई अपने आप को। लगातार ऐसे सवाल उठ रहे हैं लोगों में कि सर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आखिर इन आरोपियों में ये भय और दहशत नहीं है कि जो है ऐसे कृत्य न किया जाए। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव।
खबर हापुड़ से है, जहां भतीजे ने अपनी चाची को ब्लैकमेल कर हवस का शिकार बनाया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। हापुड़ से है, जहां एक भतीजे ने रिश्तों को शर्मसार किया है। आपको बता दें, धौलाना थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्ते में लगने वाले भतीजे ने अपनी चाची को ब्लैकमेल कर रेप की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता को उसके भतीजे ने फ़ोन किया कि आपकी कुछ अश्लील तस्वीरें मेरे पास हैं। उसके बाद पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद रेप की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़िता ने पुलिस से गुहार लगाई है। धौलाना पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं कलयुग में जिस तरीके से ये घटना सामने निकल कर आई है, कलयुगी भतीजे ने चाची का रेप किया है, ब्लैकमेलिंग की है और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इंस्पेक्टर धौलाना देवेंद्र बिष्ट ने बताया है कि पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी थी। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और रेप के आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही जेल भेजा जाएगा। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। खबर हापुड़ से है, जहां सरकारी राशन को राशन डीलर की दुकान से ई रिक्शा में लाद कर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक राशन डीलर की दुकान से सरकारी राशन को ई रिक्शा में ले जाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। लोगों में चर्चा है कि यह सरकारी राशन की कालाबाजारी की जा रही है। सरकारी राशन की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए ही ये वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, हापुड़ शहर के मजीदपुरे में एक सरकारी राशन की दुकान है। वहाँ से कुछ लोग सरकारी राशन को ई रिक्शा में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब लोगों में यह चर्चा हुई है कि सरकारी राशन डीलर के दुकान से कालाबाजारी की जा रही है, तो हापुड़ डीएसओ सीमा बालियान ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। हापुड़ डीएसओ सीमा बालियान ने बताया है कि एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें चर्चा की जा रही है कि सरकारी राशन की कालाबाजारी की जा रही है। वहीं डीएसओ सीमा बालियान अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि यह सरकारी राशन की कालाबाजारी की जा रही है या मामला कुछ और है। इसके लिए जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा। वहीं डीएसओ सीमा बालियान ने बताया है कि जल्द ही इस मामले की जांच पूरी कर दी जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाएगा कि यह सरकारी राशन की कालाबाजारी से मामला जुड़ा हुआ है या जांच में कुछ और सामने निकल कर आता है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। खबर हरदोई से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। प्यार में पागल प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें, पूरा मामला मल्लावा थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्रेमी सुबह 3 बजे लगभग प्रेमिका की छत पर चढ़ा और वहां पे उसकी प्रेमिका सो रही थी और उसकी मां और उसकी छोटी बहन को बता दें प्रेमिका को खींच कर ले जाने लगा और उसके बाद में मां ने विरोध किया तो उसने प्रेमिका को गोली मार दी। 2 दिन बाद प्रेमिका की शादी होने वाली थी और शादी के 2 दिन पहले ही प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि अभी आरोपी फरार है। जो आरोपी कन्नौज का रहने वाला है प्रेमचंद, अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, देखना ये होगा कि आखिरकार प्रेमी को पुलिस कितनी जल्दी गिरफ्तार करती है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। खबर हरदोई से है, जहां नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। खेतों में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी की रखवाली कर रहे एक ही परिवार के 7 लोग नदी की तेज धारा में बह गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। थाना क्षेत्र के आज एक बड़ी घटना सामने आई। आपको बता दें कि रामगंगा नदी के पार लोग अपने खरबूजे की खेती देखने गए थे। उसके बाद कल रात्रि लगभग 8:30 बजे वो वापसी आ रहे थे। उसके बाद में वापसी जैसे गांव के किनारे आए और नाव अनियंत्रण होकर पलट गई। आपको बता दें
कि नदी का बहाव बहुत तेज़ था, इसके चलते नाव पलट गई। उसमें 7 लोग गांव के सवार थे, जो कि कुछ लोग परिवार के थे। उसमें कि जो 4 लोग वहां पे जो स्थानीय लोग थे उनको बचा लिया गया, लेकिन उसके बाद में जो उसमें 3 बच्चे सवार थे वो बच्चे डूब गए वहीं पे। लेकिन लगातार पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वहाँ पे लगातार गोताखोरों की मदद से बच्चों को ढूंढती रही, लेकिन बच्चे बरामद नहीं हुए। हालांकि आपको बता दें, घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद में वहाँ पे पीएसी की टीम बुलाई गई। उसके बाद में गोताखोर और पीएसी की टीम लगातार बच्चों को ढूंढती रही। ढूंढने के बाद में आज सुबह पहले 2 बच्चे बरामद हुए, उसके बाद में तीसरा बच्चा भी बरामद हुआ, जिसमें कि 2 लड़कियां और 1 लड़का है। दोनों के तीनों की मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस वहां पे तीनों बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और राजस्व विभाग की टीम वहां पर मौके पर पहुंची है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। खबर मैनपुरी से है, जहां कुरावली पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या कुछ सफलता हाथ लगी है, बता रहे हैं संवाददाता। मैनपुरी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी से सोने के टॉक्स दुकान से चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,10,000 रुपए नगद, 1 तमंचा, 1 मोटरसाइकिल और इनके पास से इन पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। पटना, बिहार, लखनऊ और मैनपुरी के भोगांव, बरनाल और कुरावली सहित ऐसे कई थाने हैं जिन पर इनका आपराधिक इतिहास है वो काफी सातिर किस्म के हैं। दोनों ही आरोपी बिहार में भी ऐसी एक घटना कर आए हैं। इसके बाद सीसीटीवी फोटोज के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेस वार्ता करते हुए राहुल मिठास ने बताया है कि ये लंबे समय से काम कर रहे हैं और इन पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां हाई कोर्ट में संभल जामा मस्जिद मामले में सुनवाई पूरी हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुवीर रिजवी। संभल की शाही मस्जिद की एएसआई से सर्वे कराए जाने की निचली अदालत के फैसले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज लंबी सुनवाई हुई। उसके बाद इस पूरे मामले पर फैसला फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया है। दरअसल एएसआई से निचली अदालत ने सर्वे करने का आदेश दिया था, जिसको लेकर के जो मुस्लिम पक्ष है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आया था। उसने इस मामले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसको लेकर के अलग अलग तारीखों पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी, अपने अपने पक्ष रखे और कोर्ट पर इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। आज भी करीब 2 घंटे से ज़्यादा इस मामले में सुनवाई हुई और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता ये कह पाना मुश्किल है कि कोर्ट ने क्या रुख अख्तियार किया, लेकिन इतना ज़रूर है कि दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम है। जहां हिंदू पक्ष एएसआई से सर्वे कराने की निचली अदालत के फैसले को लेकर के उम्मीद कर रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट उस पर मोहर लगाएगा, वहीं मुस्लिम पक्ष को लग रहा है कि उसे राहत मिलेगी और जो एएसआई से सर्वे कराने की रोक की मांग की गई है वो कोर्ट मांगेगा। फिलहाल कोर्ट इस मामले पर उम्मीद की जा रही है कुछ दिनों बाद अपना फैसला सुनाएगा और जब फैसला आएगा तो ये चीज़ें साफ हो जाएंगी। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। खबर संभल से है, जहां प्रेमी प्रसंग के चलते पत्नी ने पति की जान ले ली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश। प्रेमी के संग मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या। हम आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद संभल के कैला देवी का है, जहां पर एक बिहार के युवक की जो है गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। पूरा मामला जब जानकारी हुई तो वो बताया जा रहा है कि दोनों एक की जो प्रेमी है, जो युवक था उसका दोस्त था और आपस में उनके संबंध बताए जा रहे हैं। इसी को लेकर के प्रेमी और प्रेमिका ने अपने पति को मौत के घाट उतारा है और ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रेमी है वो पत्नी को, उसकी युवक की पत्नी को गाजियाबाद से लेकर गांव आया था और जब मृतक युवक जब अपनी पत्नी को लुभाने गांव गया तो देर रात पत्नी और प्रेमी ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया और उतारने के बाद उसे जंगल में ले आकर लाश फेंक दी। इस मामले में जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने बताया कि हमारे लंबे समय से संबंध थे, मैं गाजियाबाद से लेकर आया था और मृतक जो पति था अपनी पत्नी को बुलाने घर आया तो हमने उसे देर रात गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कैमरामैन प्रसन्न साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल।
खबर देहरादून से है, जहां एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि साइबर ठगी की घटनाओं पर नजर रखने के लिए सीओ साइबर के अधीन एक विशेष टीम बनाई गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा शुरू होते ही कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन ठगी करने वाले हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो चारधाम यात्रा चलती है उसमें हेली सेवा के नाम पर कहीं ना कहीं फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने का काम जो ठगी करने वाले हैं वो करते हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो एसटीएफ है वो ऐसे लोगों पर लगातार नज़र बना रही है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको सलाखों के पीछे जरूर पहुँचाया जाएगा। क्योंकि जो एसटीएफ के एसएसपी हैं नवनीत भुल्लर, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इसके लिए एक टीम गठित की गई है जो कि पूरी निगरानी रखेगी और जो फर्जी वेबसाइट होंगी उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि जो फर्जी वेबसाइट बनाने वाले हैं उन पर निगाहें रखी जाएंगी, फेसबुक पर निगाहें रखी जाएंगी और इसके साथ ही पूरे सोशल मीडिया पर जो फेसबुक पेज है या फिर कहा जाए इंस्टाग्राम है या अन्य इस तरह के सोशल मीडिया है उस पर नज़र रखी जाएगी। और जो ऐसे ठगी करने वाले लोग हैं जो लोगों को ठगने का काम करते हैं उन पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। और इसके साथ ही जनता से भी उन्होंने अपील की है कि ऐसे ठगों के बहकावे में ना आए, सरकारी वेबसाइट से ही वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और सरकारी वेबसाइट से ही वो अपनी जो हेली सेवा है वो बुक करें। क्योंकि जो इस तरह के ठग होते हैं वो आपको अच्छे अच्छे प्रलोभन देने के बाद कहीं ना कहीं आपको ठगने का काम करते हैं। और लगातार इस तरह की अपील जनता से की गई है ताकि उन लोगों को इस ठगी से बचाया जा सके। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो एसटीएफ है वो लगातार ऐसे लोगों पर निगरानी रख रही है और यदि ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो उस व्यक्ति को पकड़ा भी जाएगा और उसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी एसटीएफ करती हुई नजर आई। इंडिया वॉइस धनराज करते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।